नमस्कार साथियों। आज के वीडियो में हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है पुष्यभूति वंश। इस पुष्यभूति वंश की स्थापना गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद 6वीं शताब्दी में ही इस वंश की स्थापना हुई थी, जो कि सम्राट हर्षवर्धन के पूर्वजों ने की थी। इस वंश की स्थापना हरियाणा के अंबाला जिले के थानेश्वर नामक स्थान पर सम्राट हर्षवर्धन के पूर्वजों ने इसी पुष्यभूति वंश की स्थापना की थी। इसी पुष्यभूति वंशों की राजाओं की हम बात करते हैं तो पहला जो राजा था उस राजा का नाम था नंदवर्धन, और नंदवर्धन की रानी का नाम था वज्रणी देवी। दूसरा राजा हुआ इस वंश का, उस राजा का नाम था राज्यवर्धन, और इसी राज्यवर्धन की रानी का नाम था अप्सरा देवी। इसी वंश का जो तीसरा जो राजा हुआ है उस राजा का नाम है आदित्यवर्धन, और आदित्यवर्धन की रानी का नाम था महासेनगुप्त। इसी वंश का जो चौथा राजा हुआ था उस राजा का नाम है प्रभाकर वर्धन, और इस प्रभाकर वर्धन की रानी का नाम था यशोमती। और इसी प्रभाकर वर्धन राजा के 3 पुत्र हुए थे और एक पुत्री हुई थी। उन पुत्रों में से जो बड़ा पुत्र था उसका नाम था राज्यवर्धन सेकंड। दूसरे पुत्र का नाम था सम्राट हर्षवर्धन, जिसके बारे में हम इसी वीडियो में अध्ययन करेंगे, हर्षवर्धन। तीसरा जो पुत्र था वह था कृष्ण, और इसकी जो पुत्री थी उसका नाम था राजश्री। इसके पिता प्रभाकर वर्धन ने भी महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद बड़ा पुत्र राजगद्दी पे बैठा, और बड़ा पुत्र था राज्यवर्धन सेकंड। यह राज्यवर्धन सेकंड राजगद्दी पर बैठते ही इसने पश्चिम का मालवा का एक राजा था, उस मालवा के राजा का नाम था देवगुप्त। इस देवगुप्त के खिलाफ सैनिक अभियान पे गया था। उसको पराजित करके जब वापस आ रहा था तभी रास्ते में ही इसी राज्यवर्धन सेकंड की हत्या बंगाल का गौड़ राजा था, उस राजा का नाम था शशांक। देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है चित्र में, इस बंगाल के गौड़ राजा शशांक ने ही इस राज्यवर्धन सेकंड की हत्या कर दी थी 606 ईस्वी में। 606 ईस्वी में राज्यवर्धन सेकंड की हत्या होने के बाद ही जो दूसरा राजा बना था वह इसी का भाई था सम्राट हर्षवर्धन। सम्राट हर्षवर्धन इसकी मृत्यु के पश्चात ही राजगद्दी पे बैठ गया था। सम्राट हर्षवर्धन के राजगद्दी पर बैठते ही इसी सम्राट हर्षवर्धन के सामने समस्याएं थी, और वह भी समस्याएं भी कठिन थी। समस्याएं कठिन कैसी थी कि सबसे पहले, और जो इसका पिता था सम्राट हर्षवर्धन का, उस सम्राट हर्षवर्धन ने इसकी जो बहन थी राजश्री, इसी राजश्री का विवाह भी कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन से कर दिया था। यहाँ का एक राजा है कन्नौज का ग्रहवर्मन, इसे ग्रहवर्मन से इस राजश्री का विवाह कर दिया था। लेकिन विवाह के कुछ वर्षों बाद ही कन्नौज में ही इस ग्रहवर्मन की हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद इसी हर्षवर्धन की बहन या राज्यवर्धन सेकंड की बहन कन्नौज से परेशान होकर यह विंध्याचल के जंगलों में चली जाती है, परेशान होकर। इस तरह फिर बाद में जब राजा हर्षवर्धन राजा बना था 606 ईस्वी से, हर्षवर्धन का काल है 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन राजा का काल है।
और राज सिंहासन पर बैठते ही हर्षवर्धन राजा के सामने तीन समस्याएं थी। पहली समस्या तो यह थी कि इसको अपने भाई के हत्यारे से बदला लेना था, क्योंकि गौड़ राजा शशांक ने इसके बड़े भाई राज्यवर्धन सेकंड की हत्या कर दी थी और इसके मन में प्रतिशोध की ज्वाला अपने मंदिर में आग की तरह धधक रही थी और इसका बदला लेना भी इसके लिए एक बड़ी चुनौती थी। दूसरी बड़ी समस्या थी इस राजा के सामने कि राजश्री, क्योंकि यह कन्नौज से छोड़कर विंध्याचल के जंगलों में चली गई थी, तो इस राजश्री को भी ढूंढना, एक तरह से खोजना, यह भी एक बड़ी इसके सामने कठिन समस्याएं थी। और तीसरी बात है, जब कन्नौज का राजा ग्रहवर्मन था, यह ग्रहवर्मन की मृत्यु के बाद कन्नौज का राज सिंहासन भी अस्त व्यस्त हो गया था, तो वहां का राज सिंहासन भी इसको व्यवस्थित तरीके से चलाना था। तो इस तरह से सम्राट हर्षवर्धन के सामने तीन समस्याएं थी। इस तीन समस्याओं को हल करना उचित था। तो सबसे पहले सम्राट हर्षवर्धन ने किया क्या? सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी बहन राजश्री को खोजने के लिए यह विंध्याचल के जंगलों में प्रस्थान करता है और विंध्याचल के जंगलों में प्रस्थान करने के लिए यह विशाल सेना के साथ गया था। कहा जाता है कि इसी हर्षवर्धन की सेना में करीबन 1 लाख घोड़े हुआ करते थे तथा 60,000 हाथी हुआ करते थे सम्राट हर्षवर्धन के पास। तो यह विशाल सेना लेकर अपनी बहन राजश्री को विंध्याचल के जंगलों में खोजने के लिए गया था। तभी इसको एक बौद्ध व्यक्ति था, उसका नाम था दिवाकर मित्र। दिवाकर मित्र, इस दिवाकर मित्र की सहायता से यह अपनी बहन को खोज लेता है, राजश्री को खोज लेता है और राजश्री को समझा कर यह वापस कन्नौज लेके आता है। उस समय तक कन्नौज का राजा कोई नहीं था, क्योंकि इसी राजश्री के कोई संतान भी नहीं हुई थी। इस तरह से वहां का शासन अस्त व्यस्त चल रहा था और वहां कन्नौज के ही मंत्रियों ने इसी हर्षवर्धन राजा से एक प्रार्थना की और प्रार्थना भी यह की कि सम्राट हर्षवर्धन खुद स्वयं ही इसी कन्नौज का सिंहासन भी खुद ही संभाले। फिर बाद में सम्राट हर्षवर्धन ने कन्नौज का शासन संभाल लिया था और सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी भी कन्नौज ही बना ली थी। राजधानी बनाई थी इसने कन्नौज। कन्नौज को राजधानी बनाने के बाद सम्राट हर्षवर्धन के सामने जो मैंने दूसरी समस्या बताई थी कठिन है कि इसका भाई था जो इसके भाई का हत्यारा था गौड़ का राजा शशांक, इस शशांक से बदला लेना था। तो सम्राट हर्षवर्धन का पहला विजयी अभियान सम्राट राजा हर्षवर्धन ने शशांक के विरुद्ध किया था और शशांक के विरुद्ध जब यह पहला सैनिक अभियान किया, उस पहले सैनिक अभियान में इस शशांक की राजधानी थी पुंडरू। इस पुंडरू पर इसने राजा ने आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद इस राजा की हार हो जाती है और गौड़ राजा शशांक की इसने हत्या कर दी और अपने भाई का बदला लिया। इस तरह से सम्राट हर्षवर्धन अपने भाई का बदला लेने के बाद ही यह पश्चिम की तरफ अपना साम्राज्य को बढ़ाने के लिए यहाँ पे सौराष्ट्र है और सौराष्ट्र 633 ईस्वी में 633 ईस्वी में ही सौराष्ट्र का राजा था, उस राजा का नाम है ध्रुवसेन। 633 ईस्वी में इस ध्रुवसेन राजा के खिलाफ इसने आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद ही हालांकि हरा दिया था, लेकिन बाद में फिर इसी ध्रुवसेन से इस सम्राट हर्षवर्धन की मित्रता हो गई थी और मित्रता होने के बाद ही इस हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह भी इस ध्रुवसेन राजा से कर दिया था। ध्रुवसेन राजा से अपनी पुत्री का विवाह इसलिए किया था ताकि इसको दक्षिण की तरफ दक्षिणी राज्यों को जीतना था। तो इस तरह से इस ध्रुवसेन राजा से इसने मित्रता संबंध बना लिए थे। इसके बाद ही सौराष्ट्र के राजा ध्रुवसेन के बाद यह दक्षिण की तरफ 634 ईस्वी में सम्राट हर्षवर्धन नर्मदा नदी के पास एक राजा है, उस राजा का नाम था पुलकेशिन द्वितीय।
इस पुलकेशिन द्वितीय को और सम्राट हर्षवर्धन के मध्य, दोनों के मध्य इस नर्मदा नदी के तट पर दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता है और इस घमासान युद्ध के बाद सम्राट हर्षवर्धन की इस युद्ध में हार हो जाती है। हार हो जाने के बाद कहने का अर्थ सम्राट हर्ष, ये देखिए मैंने यहाँ पे नदी दर्शा रखी है चित्र में। इस नदी, यह नर्मदा नदी है। इस नर्मदा नदी के दक्षिण तक इसका साम्राज्य नहीं बढ़ पाया था सम्राट हर्षवर्धन का, और इसके बाद सम्राट हर्षवर्धन ने 643 में उड़ीसा के राजाओं को हराया और इस क्षेत्र को भी इसने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इस तरह से सम्राट हर्षवर्धन की शक्ति में वृद्धि हुई और इस तरह से सम्राट हर्षवर्धन ने पंच भारत पर विजय प्राप्त कर ली थी। पंच भारत में 5 राज्य आया करते थे। 5 राज्य वह है, कौन कौन से हैं? इसी पंच राज्य में पहला राज्य है पंजाब, दूसरा राज्य है कन्नौज, तीसरा राज्य है बंगाल, क्योंकि बंगाल के गौड़ राजा शशांक को भी इसने हराया, चौथा है बिहार और पांचवा है उड़ीसा। इस तरह से सम्राट हर्षवर्धन ने पंच भारत के इन 5 राज्यों को हराकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। और इसी सम्राट हर्षवर्धन के काल, सम्राट हर्षवर्धन ने भी महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। और इसी सम्राट हर्षवर्धन के अपने शासन काल के में बात करें सम्राट हर्षवर्धन ने, तो इन उत्तर के 5 राज्यों को जीत लिया था। उत्तर के 5 राज्यों को जीतने के बाद ही इधर हम पश्चिम की बात करें तो मालवा सौराष्ट्र के इस क्षेत्रों तक भी इसने अधिकार कर लिया था। दूसरी बात है दक्षिण, उत्तर में पंजाब के राज्यों को जीतने के बाद दक्षिण की हम बात करें तो नर्मदा नदी तक का क्षेत्र भी इसी सम्राट हर्षवर्धन का हो गया था। हम पूर्व की बात करें तो पूर्व का बंगाल है और ये उड़ीसा वगैरह भी, ये उड़ीसा राज्य है और बंगाल राज्य भी इसके अधिकार में हो गया था। कहने का अर्थ है कि सम्राट हर्षवर्धन का साम्राज्य उत्तर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक और पश्चिम में मालवा सौराष्ट्र से लेकर पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तक इसका साम्राज्य स्थापित हो गया था। इसके बाद सम्राट हर्षवर्धन के काल में एक दरबारी कवि रहा करता था। उस दरबारी कवि का नाम है बाणभट्ट। उस दरबारी कवि का नाम था बाणभट्ट। इस बाणभट्ट ने हास्य चरित्र नामक ग्रंथ की रचना की और इसी के साथ एक और ग्रंथ की रचना की थी, उसका नाम है कादंबरी। यह सम्राट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट। इस बाणभट्ट ने इस हर्ष चरित्र में उल्लेख किया है कि सम्राट राजा हर्षवर्धन इतना दयालु राजा और विद्वानों का आश्रयदाता राजा था, जो कि विद्वानों का सम्मान भी किया करता था और अपने राजकोष में से उनको धन दिया करता था। कहते हैं कि सम्राट हर्षवर्धन प्रजा के बीच खुद जाया करता था और प्रजा की समस्याओं का समाधान करने के लिए अपने मंत्रियों को उसी समय तुरंत उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए भेज दिया करता था। इस तरह से सम्राट हर्षवर्धन राजा था। और सम्राट हर्षवर्धन ने 3 रचनाएं रची थी। उनका पहली रचना है इसकी कादंबरी, रत्नावली, सॉरी कादंबरी नहीं, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। यह 3 रचनाएं हर्षवर्धन ने रची थी, जिसका नाम है रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। यह 3 रचनाएं इसी राजा ने रची थी। और इसी सम्राट हर्षवर्धन राजा के काल में भी एक विदेशी व्यक्ति आया था, जो कि 629 ईस्वी में आया था। उसका नाम है
हेनसांग। यह चीन से भारत में 629 ईस्वी में आया था और भारत में इस विदेशी यात्री का आने का उद्देश्य तीन बातें हैं कि ये इसका भारत में आने के पीछे उद्देश्य तीन है। तीन में से पहला उद्देश्य है कि यह बौद्ध धर्म के साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता था। दूसरी बात है, दूसरा उद्देश्य था इसी हेनसांग का कि यह बौद्ध धर्म के जो तीर्थ स्थल हुआ करते थे वहां पर भ्रमण करके और वहां के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता था। तीसरा उद्देश्य था इसी हेनसांग का कि यह भारत से बौद्ध जो साहित्य हुआ करता है उनकी पांडुलिपियों को यह चीन ले जाना चाहता था। कहते हैं कि यह जब हेनसांग चीन गया था तो 657 बौद्ध पांडुलिपियां चाइना लेकर गया था। जब यह चाइना लेकर गया तो वहां का राजा इससे बड़ा ही प्रभावित हुआ, बड़ा ही खुश हुआ और उसके बाद इसी हेनसांग ने एक पुस्तक की रचना की थी। उस पुस्तक का नाम है सी यू की। इस सी यू की पुस्तक में इसी हेनसांग ने अपनी भारत यात्रा का वर्णन किया है इसी पुस्तक में। और इसी सम्राट हर्षवर्धन के काल में एक शिक्षा का बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था, वह उसका नाम था नालंदा। इसी नालंदा विश्वविद्यालय में और यह नालंदा विश्वविद्यालय सम्राट हर्षवर्धन के काल में शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। कहते हैं कि इसी नालंदा विश्वविद्यालय में भी यह चीनी यात्री हेनसांग 6 वर्ष तक अध्ययन किया था। और इसी नालंदा विश्वविद्यालय में करीबन 8500 विद्यार्थी हुआ करते थे और करीबन 1510 शिक्षक हुआ करते थे। और इस नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने की प्रक्रिया हार्ड थी, क्योंकि प्रवेश लेने के लिए उनको एक टेस्ट देना होता था और उस टेस्ट में पास होने के बाद ही वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ सकते थे। एग्जाम्पल फॉर मैं बताऊं, अगर मान लीजिए 100 व्यक्ति उस टेस्ट में बैठे हैं तो करीबन 20 व्यक्ति ही पास हुआ करते थे। इतना कठिन टेस्ट लिया करते थे। इस नालंदा विश्वविद्यालय में ही एक लाइब्रेरी थी, वह 9 मंजिला लाइब्रेरी थी, 9 मंजिल की, जिसका नाम था रत्नावली। इस तरह सम्राट हर्षवर्धन ने कि हमें धार्मिक दृष्टि से बात करें तो सम्राट हर्षवर्धन राजा वैसे तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन ब्राह्मण धर्म को भी बहुत अधिक मानता था। ब्राह्मण धर्म को मानने के लिए वह प्रयाग में प्रत्येक 5 वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन किया करता था। और उस महामोक्ष परिषद में सम्राट हर्षवर्धन ने अपना जितना भी धन कमाता था वह सारा धन ही दान में दे दिया करता था। और दान में देने के बाद ही यहां तक कि वह खुद भी अपने कपड़ों का दान दे दिया करता था। सम्राट हर्षवर्धन राजा अपना दान देने के बाद ही जो चीनी यात्री हेनसांग आया था, यह इस हेनसांग ने 6ठे महामोक्ष परिषद का उल्लेख किया है कि इस 6ठे महामोक्ष परिषद में करीबन 5 लाख लोग एकत्रित हुए थे और यह परिषद करीबन 75 दिन चली थी। यह परिषद करीबन 75 दिन चली थी। इस तरह सम्राट हर्षवर्धन अपना जितना भी धन 5 वर्ष में जितना भी संपत्ति अर्जित किया करता था, यह राजा सारा दान दे दिया करता था, ब्राह्मणों को हो और अपनी प्रजा के बीच में सारा धन बांट दिया करता था। यहाँ तक कि अपने खुद के कपड़े भी बांट दिया करता था। और इस तरह जो इसका जो चीनी यात्री आया था हेनसांग, यह हेनसांग भी करीबन यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में 6 साल पढ़ करके यह प्रयाग, अयोध्या, मथुरा, बनारस इन जगह बौद्ध स्थलों पर घूम कर यह चीन गया था और यहाँ से करीबन 657 बौद्ध पांडुलिपियों को वहां चीन में लेके गया था। और इस तरह से सम्राट हर्षवर्धन राजा
करीबन 40 वर्ष तक शासन किया था और सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु 647 में हो जाती है। इस तरह से हमने आज के वीडियो में सम्राट हर्षवर्धन राजा के बारे में अध्ययन किया। इसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।